नोट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, बनाते रहो और तैयारी भी करो। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है, 2 महीने और बचे हुए हैं। तैयारी पर विशेष ध्यान देनी होगी बेटी, नहीं ध्यान दोगे फिर तैयारी नहीं कर पाओगे। देखो कल यानी जो कल का लेक्चर था, कल हम यही पढ़ रहे थे मेंडल की प्रयोग विधि, जिसमें पहला जो था आपने यही देखा था कि मेंडल साहब ने क्या सोचा कि क्या जो ये इन्होंने 2 जीन को लिया, एक लंबा वाला और एक कौन लिया था, बौना वाला। फिर उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, और ये 2 अलग अलग जीन लिए थे, एक क्या लंबा और एक क्या लिए थे, बौना। उसके बाद से एक जीन लिए थे जिसमें एक गोल था और एक क्या था, झुर्रीदार था। और उन्होंने कहा कि क्या जो ये अलग अलग जीन, इन्होंने अलग अलग जो है गुणसूत्रों पे अलग अलग जीन को रखा, जैसे 2 गुणसूत्र हैं और ये 2 गुणसूत्रों पे अलग अलग जीन है। इस पे कैपिटल टी है, इस पे क्या है, स्मॉल टी है। इस पे क्या है, कैपिटल आर है, और इस पे जो है, इस पे कौन सा जीन है, स्मॉल आर। तो उन्होंने कहा कि क्या कैपिटल टी के साथ केवल कैपिटल ही आ रहा आएगा और स्मॉल टी के साथ केवल स्मॉल ही आ रहा आएगा। तो उन्होंने इनमें क्या देखा कि नहीं, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर भी आ रहा है और स्मॉल आर भी आ रहा है। इसी तरह से स्मॉल टी के साथ कौन आ रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर भी आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्रों पे हैं और अलग अलग गुणसूत्रों पे होने के कारण दोनों क्या हो रहे हैं, इधर उधर जा सकते हैं। यानी कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है, स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल आर भी आ सकता है। और इसी को तो उन्होंने क्या कहा था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। ठीक है, ये कल हमने पढ़ लिया था। इसमें एक तरफ से उन्होंने ये भी लिया था, यानी 2 गुणसूत्र लिए थे और दोनों गुणसूत्रों पर जो 2 अलग अलग गुणसूत्र लिए और दोनों अलग अलग गुणसूत्रों को उन्होंने क्या किया, एक पर कैपिटल टी और स्मॉल आर, एक ही गुणसूत्रों पर ये दोनों जीन रखे, जिसमें एक ही गुणसूत्र पर दोनों जीन क्या था, उपस्थित था। और इसमें जो है दूसरे वाले में जो कैपिटल टी था और स्मॉल आर था, ये दोनों गुणसूत्र भी एक ही, यानी एक ही गुणसूत्र पे ये दोनों जीन उपस्थित थे। अब एक ही जीन को उपस्थित होने के कारण ये क्या थे, लिंक्ड थे। क्या थे, लिंक्ड, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो इनको इधर उधर नहीं लाया जा सकता है। यही उन्होंने क्या किया था, बताया था, कल पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था। आज हमें देखना था जो सबसे बड़ी इसमें जो है मजे वाली बात क्या थी कि हमेशा क्रॉस कराते समय जो है मेंडल साहब जो है पुष्प की लंबाई और फली के रंग को एक साथ लिया। क्यों एक साथ लिया, क्योंकि इन दोनों के लक्षण क्या थे, अलग अलग थे। इसी प्रकार से उन्होंने बीज के रंग और फली के आकार को भी क्या किया, एक साथ लिया। क्यों एक साथ लिया इनको, क्योंकि दोनों के गुणसूत्र क्या थे, दोनों के लक्षण क्या थे, अलग अलग थे। आज हमें देखना है, मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है तंद्रुप प्रजनन सम और शुद्ध युग्मजी लिए थे। यानी जब ये प्रयोग कर रहे थे मेंडल साहब, तो इन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोग में जो है तंद्रुप प्रजनन सम और या शुद्ध युग्मजी लिए थे। क्या लिए थे, पहले हम देखेंगे तंद्रुप प्रजनन सम। हाँ, बताया जा रहा है कि जो मेंडल साहब थे बेटा, मेंडल साहब जो है अपने प्रयोग में जो है किसको लिया था, तंद्रुप प्रजनन सम को या शुद्ध समयुग्मजी को। यानी जो शुद्ध रूप से क्या थे, या तो लंबे पौधे थे या क्या थे, शुद्ध रूप से बौने पौधे थे, उन्हीं पौधों को उन्होंने क्या किया था, अपने प्रयोग में शामिल किया था। बात समझ में आ रही है। तंद्रुप का मतलब क्या है, जो शुद्ध रूप से क्या हो, या तो लंबा हो या तो क्या हो, बौना हो। यानी इन्होंने या तो लिया तो कैपिटल टी वाले जीन वाले को लिया, या तो क्या लिया, स्मॉल जीन
स्मॉल टी वाले जीन को लिया। यानी या तो वो पूर्ण रूप से क्या हो, लंबा हो, या तो वो पूर्ण रूप से क्या हो, बौना हो। उन्हीं पौधों को उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में शामिल किया। अब इनसे उन्होंने क्या किया, दो तरह के पौधों का निर्माण किया। क्या किया, दो तरह के पौधों का निर्माण किया। यानी अपने प्रयोग में उन्होंने क्या किया, तंद्रु प्रजनन सम या शुद्ध समयुग्म जी जो है उसको लिया, और इससे उन्होंने दो प्रकार के पौधों का निर्माण किया। एक तो लंबे वाले पौधों को, किसको बनाया, लंबे पौधे का क्या किया, प्रयोग किया कि लंबे पौधों को बनाया। दूसरा क्या किया, बौने पौधों को किया। तो लंबे पौधे का जब वो क्या कर रहे थे, लंबे पौधे पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो लंबे पौधे वाले जो जीन थे यानी उनको लिया, और उससे एक पौधे के उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। यानी मान लो उन्होंने एक लंबा पौधा, ये कैपिटल टी वाला है ना, इन्होंने क्या किया, एक लंबे पौधे को ले लिया। अब इसका जो है एक पौधे से अनेक पौधों को उन्होंने क्या, यहाँ पे क्या करते गए, उसका 100 परागण कराते गए। क्या कराते गए, 100 परागण कराते गए। तो इनसे जो अन्य पौधों का जन्म हुआ, तो इसमें कुछ क्या होते गए, यानी अधिकांश पौधे क्या होते गए, लंबे होते गए। अधिकांश पौधे क्या होते गए, लंबे होते गए। लेकिन वहीं बीच बीच में कभी कभी क्या होता था, कुछ इसमें क्या हो जाते थे, छोटे पौधों का भी जन्म हो जाता था। जब ये छोटे पौधे उग जाते थे, तो वो क्या करते थे कि इन छोटे पौधों को उसमें से क्या कर देते थे, हटा देते थे। क्या कर देते थे, हटा देते थे। ऐसे ये लगातार इस प्रक्रिया को दोहराते गए। जब उसमें कोई लक्षण किसका दिखाई देता था, बौने का, तो बौने वाले लक्षण वाले पौधे को क्या कर दिए, हटाते गए। एक समय ऐसा आया कि सारे बौने पौधे क्या हो गए, समाप्त हो गए, और जो शेष पौधे बचे वो सिर्फ क्या रहे, लंबे वाले। बात समझ में आई? क्या मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया कि जो लंबे पौधे वाले थे, यानी लंबे पौधे वाले कैपिटल वाले जो जिन थे, उनको लिया, उनसे जो पौधे का निर्माण हुआ, फिर उन्हीं पौधों को क्या कराया, 100 परागण कराया। तो 100 परागण कराते गए, तो उनसे जो पौधों का जन्म हुआ, वह पौधे क्या हुए बेटा, वह पौधे, उसमें से कुछ पौधे लंबे होते गए, उसी में कुछ क्या हो गए, छोटे हो गए। जो छोटे पौधे हुए, उन छोटे पौधों को उन्होंने क्या किया, हटाते गए, और इस प्रक्रिया को बार बार 100 परागण कराते रहे। लंबे पौधे आते रहे, जो उसमें बौना आता था उसको हटाते गए। तो ऐसे देखते कुछ समय बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद, ये जो बौने पौधे थे वह क्या हो गए, समाप्त हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, जो बौने पौधे थे, तो बौने पौधे में उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। यानी स्मॉल टी वाले को लिए, तो इसमें उनको जो है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। जब इनका वो क्रॉस कराते थे, यानी 100 परागण से सारे जनक, जब इसमें 100 परागण छोटे वाले पौधों में वो क्या कराते थे, 100 परागण कराते थे बेटा। तो 100 परागण कराने के बाद से इसमें जब 100 परागण कराते थे, तो इससे क्या होता था, जो भी इनकी संतति पैदा होती थी, जो भी इसके जनक थे, अगर मान लो 100 परागण के सारे जनक बौने थे, अगर मान लो उसके जनक, उसके माता पिता, संतति के जो माता पिता थे, अगर वह पहले बौने थे, और जब उन्हीं से क्रॉस कराया गया, तो उनसे जो संतति पैदा हुई, वह संतति सारे क्या हुए, बौने होते चले गए। उसमें कोई लंबा नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि 100 परागण वाला जो होता है स्मॉल टी, ये क्या होता है, अप्रभावकारी होता है, ये अपना प्रभाव नहीं दे पाता है। तो इनसे जो संतति पैदा होंगे वो कैसे होंगे, अप्रभावकारी होंगे, यानी सारे के सारे क्या होते जाएंगे, बौने होते जाएंगे। तो इनमें इनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। लेकिन इसमें आपने क्या देखा, इसमें जो है ये प्रभावकारी वाले में
इसमें क्या होता है, परिवर्तन आता रहता है, और इसमें बड़े के साथ साथ एक आध दो क्या होते जा रहे थे, छोटे होते जा रहे थे। वो छोटे वालों को क्या कर रहे थे, हटा रहे थे। और इसमें अगर बौना पौधा है तो उसका बच्चा भी क्या होगा, बौना ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने पहले यानी उन्होंने प्रयोग में जो पहला स्टेप, ये पहला स्टेप था, एक स्टेप था उनके प्रयोग का, क्या था, ये पहला स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप था जो वो प्रयोग कर रहे थे। तो पहला स्टेप उन्होंने क्या लिया था, पहला प्रयोग में क्या किया था, पहला जो उन्होंने स्टेप लिया था वो क्या था, तंतुरूप प्रजनन सम का लिया था, यानी शुद्ध समयुग्मकी का लिया था। या तो उन्होंने लंबे पौधों पर क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, और नहीं तो एक कदम जो शुद्ध छोट बौने थे उस पर किया। तो उन्होंने लंबे और बौने को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब दूसरा देखते हैं। अगर इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मेंडल ने, ये तंद्रुप प्रजनन सब में लिख रहे हो, मेंडल ने सतत स्वपरागण तथा चयन के माध्यम से उद्यान मटर को तंद्रुप प्रजनन सम को विकसित किया। मेंडल ने उद्यान मटर के उद्यान मटर के 14 तंद्रुप प्रजनन सम का चयन किया था। यानी इन्होंने क्या किया था भाई, ध्यान से देखो इधर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि भाई लगातार जो इनकी प्रयास थी वो किस पे थी, स्वपरागण पे थी तथा चयन के। जो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पहले तो चयन करते थे, चयन क्या करते थे कि अगर हम लेंगे तो वो क्या हो, जो शुद्ध समयुग्म जीव, या तो वह पूरा का पूरा क्या हो, शुद्ध लंबा हो या शुद्ध बौना। तो उन्होंने मान लो किसका चयन किया, शुद्ध लंबे का चयन किया। जब शुद्ध लंबे का चयन किया तो वो क्या करते थे, अब शुद्ध लंबे का चयन करके जो इसमें ये शुद्ध लंबा लिए तो इसी पे ये क्या कराते गए, स्वपरागण कराते गए। तो बताया गया कि आप लोगों को ये लगातार इस पे क्या कराए जा रहे थे, स्वपरागण कराए जा रहे थे। क्या कराए जा रहे थे, स्वपरागण। और स्वपरागण कराने से जो उनसे उनकी संतति उत्पत्ति होती थी, जो नए पौधों का जन्म होता था, उसमें अधिकांश लंबे पौधे होते थे, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ क्या होते थे, बौने पौधों का भी लक्षण आ जाता था। अब जिन बौने पौधों का लक्षण आता था, उन पौधों को उसमें से वो क्या कर देते थे, हटा देते थे। फिर जो लंबे पौधे आए, जो मटर के लंबे पौधे आए, फिर उस पर उन्होंने क्या किया, स्वपरागण कराया। और फिर स्वपरागण कराने के बाद से पुनः जो उसमें कुछ में जो है बौनेपन का लक्षण दिखाया उनको हटा दिया। ये प्रक्रिया वो क्या करते रहे, लगातार करते गए। एक समय ऐसा आया कि सारे बौने पौधे क्या हो गए, समाप्त हो गए। कौन से पौधे सिर्फ बचे, लंबे वाले। बौने वाले में उन्होंने क्या किया कि भाई शुद्ध युग्मजी लिया, किसका, जो शुद्ध बौना था, और इस पे जब उन्होंने स्वपरागण कराया तो स्वपरागण के दौरान उन्हें क्या देखने को मिला कि स्वपरागण करा रहे हैं तो भाई ये अप्रभावी लक्षण होता है। जो अप्रभावी लक्षण होता है अपना लक्षण दिखाता नहीं है। अगर बौना है तो उसका संतति भी क्या होगा, बौना होगा। तो इसमें जो बौने पौधे का उन्होंने क्या किया था, संतति वो लिया था जनक को। तो इससे जो भी नए पौधों का जन्म हुआ वो सारे पौधे क्या थे, बौने ही हुए।
तो इसमें इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। ये इनका पहला स्टेप था। हम दूसरा स्टेप देखते हैं कि जो इनका द्वितीय स्टेप था, किसका? मेंडल जी का प्रयोग का। मेंडल के प्रयोग पर है ना कि पहला स्टेप था। अब द्वितीय स्टेप देखते हैं, इनका ये सेकंड स्टेप। इन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेप में जो है जो शुद्ध पैतृकों के बीच संकरण कराया। क्या कराया? शुद्ध यानी क्रॉस कराया। जो शुद्ध पैतृक थे ना, उनके बीच में उन्होंने क्या किया था? क्रॉस कराया था। जो द्विलिंगी पादप होते थे, द्विलिंगी पादप का मतलब क्या होता था? जितने भी द्विलिंगी पादप होते थे उनको जब वो अभी परिपक्व नहीं हुआ करते थे तो उससे पूर्व ही उनके पुंकेसर को क्या कर देते थे? हटा देते थे। यानी जो स्वयं से क्या हो जाते थे, यानी वो निषेचित हो जाते थे, स्वपरागण क्रिया स्वयं हो जाती थी। ऐसे पुष्पों को वो जब परिपक्व नहीं हुआ है उससे पहले ही उसे क्या कर देते थे? हटा देते थे। ऐसा ये ऐसा क्यों करते थे? ताकि उसमें स्वपरागण न हो सके। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ये पौधा है, इसमें ये पुष्प खिल रहा है, अभी ये पुष्प खिला है। अब इससे अगर ये क्या हुआ, अगर ये पूर्ण रूप से ऐसे खिल गया तो इसमें क्या हो सकता है? स्वपरागण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि द्विलिंगी में स्वपरागण क्या हो जाता है? स्वयं हो जाता है। तो इस स्वपरागण को रोकने के लिए इसे वो क्या कर देते थे? या तो काट कर हटा देते थे, ताकि इसमें स्वपरागण नहीं होगा तो इसमें जो है उसका लक्षण नहीं जाएगा। ये पहली विधि थी, यानी इसको कहा जाता था विपुंसन। इसको क्या कहा जाता था? विपुंसन। ये था विपुंसन में, ये विपुंसन विधि थी। और दूसरा था, दूसरे विधि को कहा जाता है थैलीकरण। क्या कहा जाता है? थैलीकरण। जैसे मान लो ये कोई पौधा है, इस पे ये क्या हुआ है? पुष्प निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? ये पुष्प निकला हुआ है। इसी के ऊपर क्या किया गया? ऐसे गोल एक प्लाथीन को लाकर क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? थैलीकरण कहा जाता है। या झोला से बांध दिया गया, प्लास्टिक से बांध दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा? थैलीकरण कहलाएगा। ध्यान दो, एक बात सुन लो बेटा, अभी पहले याद हो जाएगा, उसके बाद सुन लो। पहले वाले ने उन्होंने शुद्ध पैतृकों के बीच संकरण कराया, यानी पहले उन्होंने क्या किया? विपुंसन दिया। विपुंसन का मतलब क्या था? कि उन्होंने क्या किया कि जब जो द्विलिंगी पौधे थे, ऐसे पौधों के जब वो पुष्प उसमें निकलते थे, अब अभी परिपक्व नहीं हुए थे, तब तक तो वो छोड़ देते थे, लेकिन देखते थे कि अब परिपक्व हो गया, ये निषेचित हो जाएगा, तो उसको तुरंत काट कर क्या कर देते थे? हटा देते। दूसरा इन्होंने क्या किया? ये क्यों ऐसे काट हटा देते? ताकि उसमें स्वपरागण न हो सके। दूसरा क्या करते थे? थैलीकरण। अब इसमें से अगर मान लो ये पुष्प निकला, अब ये परिपक्व हो रहा है, तो इसके ऊपर लाकर एक प्लास्टिक की थैली क्या कर दी जाती थी? बांध दी जाती थी, ताकि इससे स्वपरागण इसमें न हो सके। ठीक है ना? या मान के चलो कि बाहर से भी कोई कुछ इसमें कोई आकर इसका परागण न करा सके, और फिर इस पे वो क्या करते थे? अपने अनुसार जो है इस पे एक्सपेरिमेंट करते थे, और इसमें क्या करते थे? वो कृत्रिम निषेचन कराते थे। क्या कराते थे? कृत्रिम निषेचन कराते थे, जिससे इसके लक्षण में क्या आता था? परिवर्तन आ जाता था। अगर बौना है तो उसको किस में लाते थे? लंबे वाले में लाते थे। तो ये दो क्या था? इनका मेंडल का प्रयोग विधि का दो था। ये पहला स्टेप था, और ये क्या था? दूसरा। अब हम स्टार्ट करेंगे। एक संकर क्रॉस
और द्विज संकर क्रॉस क्या है, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसे लिख लो। एक संकर क्रॉस क्या होता है? जब एक लक्षण की वंशागति को देखा जाता है, जब एक लक्षण के वंशागति को देखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस कहते हैं। बताएगा, नोट करना है तो कर लेना कि जब एक ही लक्षण के वंशागति को देखा जाता है तो उसे ही एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर ले लो, मान लो जब हम क्या करते हैं, एक लंबे पौधे और एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे का क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, एक शुद्ध क्या है, ये शुद्ध क्या है? लंबा है। ये शुद्ध क्या है? लंबा है। और ये शुद्ध क्या है? बौना है। जब हम क्या करते हैं, इस लंबे और बौने वाले को क्या करा देते हैं? क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस का मतलब एक दूसरे से जोड़ देते हैं। क्रॉस का मतलब, हाँ, क्रॉस यहाँ पे मतलब है जब इनसे इनमें इनका निषेचन कराते हैं। यानी एक मान लो मेल हो गया, एक फीमेल हो गया, आज जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? उससे निषेचन होता है। तो इनका जब हम क्रॉस करा देते हैं तो उससे क्या बनता है बेटा? तो ये कैप्टन की है तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इसका हम एक ही लेंगे ना, और इसका क्या लेंगे? एक लेंगे ये। अब हम इन दोनों को यहाँ पर ला दिए तो क्या बन गया? देखो, इससे क्या बन गया? इससे बन गया कैपिटल टी, और क्या बन गया? स्मॉल टी। और आप एक बात बताओ, ये क्या था? लंबा, और ये क्या था? बौना। और इन दोनों को क्रॉस कराया तो इससे जो संतति पैदा हुई तो क्या होगा? लंबा। समझ में आ रहा? तो इसे ही जब एक लक्षण के वंशागति को देखा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे मान लो एक लंबा पौधा लिया गया और एक क्या लिया गया? शुद्ध बौना पौधा लिया गया, और इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो इससे हमको उसका क्या लक्षण देखने को मिला? ये कौन सा लक्षण देखने को मिला? लंबा लक्षण देखने को मिला। ये नहीं मिला जी? बोलो, ये इसका लक्षण है ना? ये लंबा होना क्या है? लक्षण है। तो उससे आपको क्या लक्षण दिखाई दे रहा है? लंबे का लक्षण दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लो आप एक गोल बीज लेते हो, क्या लेते हो? गोल बीज। गोल बीज वाले को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल आर से। और हम क्या करते हैं? झुर्रीदार बीज लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं? क्रॉस करा देते हैं। तो इससे क्या बनेगा बेटा? ये क्या है? ये गोल है ना? ये क्या है? गोल है। और ये क्या है? झुर्रीदार है। झुर्रीदार है। अब हमने जब क्रॉस कराया, इन दोनों में क्रॉस कराया तो ये क्या बन गया? ये क्या बना बेटा? ये क्या बन गया? अरे जो ये ये अप्रभावित होता है, यानी अप्रभाव लक्षण दिखाता है। ये प्रभावित लक्षण नहीं होता है, अप्रभावित लक्षण होता है। ये भी क्या है? अप्रभावित लक्षण होता है। तो इसमें कैपिटल आर आया है, ये क्या है? कैपिटल आर यहाँ पे क्या है? प्रभावी लक्षण। ये भी क्या है? कैपिटल टी क्या है? प्रभावी लक्षण। ये प्रभावी लक्षण है। क्यों प्रभावी है? ये क्या है? अप्रभावी है। ये भी क्या है? प्रभावी है। ये क्या है? अप्रभावी है। तो अब आप बताओ, इसमें कैपिटल टी आया है, ये तो अपना प्रभाव दिखाएगा ना? स्मॉल टी अपना प्रभाव दिखाएगा? नहीं दिखाई देगा। इसीलिए किसका वो लक्षण क्या आएगा? लंबाई की आएगी। इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर में कौन अपना प्रभाव दिखाएगा? कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर प्रभाव दिखाएगा और स्मॉल आर प्रभाव दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो इसलिए इसका लक्षण क्या होगा? गोल होगा। इसका लक्षण कैसे दिखाई देगा? गोल लक्षण है। समझ में आया?
देखो, जब मेंडल महोदय जो है, जब उन्होंने क्या किया था भाई, बताया गया कि एक संकर क्रॉस में उन्होंने क्या किया था, एक लंबे और एक क्या किया था, बौने पौधे को लिया था और उसको क्या किया था, क्रॉस कराया था। तो जब क्रॉस कराया था तो जो ये क्रॉस कराने पर उनको कौन सा लक्षण मिला था, लंबा वाला ही मिला था। तो ये जो लंबा वाला मिला था इसको कहा जाता है F1 पीढ़ी, यानी जो यहाँ पे जो यहाँ लक्षण आता है इसको क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, F1 पीढ़ी। अरे जो इससे क्या हो रहा है, इससे जो है लक्षण प्राप्त हो रहा है वो क्या है, F1 पीढ़ी। यानी उन्होंने क्या सोचा, यहां देखते हैं, उन्होंने मान लो कि एक पौधा लगाया, ये एक मटर का उन्होंने क्या किया, पौधा लगाया, एक कौन था, लंबा वाला, क्या था, लंबा वाला। और यहां पर इन्होंने क्या किया, एक छोटे वाले पौधे से क्या कर दिया था, बौने वाले पौधे से क्रॉस करा दिया था। तो उनको रिजल्ट क्या मिला था बेटा, रिजल्ट क्या मिला था, ये क्या था, कैपिटल टी वाला, और ये क्या था, स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला, इन्हीं का उन्होंने क्रॉस किया था। तो इनको रिजल्ट क्या मिला था, इससे जो पौधा का बना था वो कैसा बना था, लंबा बना था। तो यानी रिजल्ट उन्होंने क्या देखा था कि जो पौधा आया था वो क्या आया था, लंबा आया था। अब उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये तो लंबा ही आ रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये जो लंबा वाला है ना, ये लंबा वाला, इसी में उन्होंने इसका 100 प्रांगण कर दिया। यानी ये क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था ना, यहाँ पे ये लंबा तो आया था नहीं, ये लक्षण टी आया था, ये लंबा था। अब इसी में इन्होंने इसका क्या करा दिया, 100 प्रांगण करा दिया। क्या करा दिया, 100 प्रांगण करा दिया। यानी 100 प्रांगण का करने का मतलब क्या है, इसी से इसी में क्या कर देना। तो इसका मतलब कि कैपिटल टी और स्मॉल टी और गुणे, अब इसी से इसी में 100 प्रांगण हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैपिटल टी और क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अब इससे इसमें क्या होगा, इससे इसमें हमने क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। 100 प्रांगण का मतलब क्या है, उसी से उसी में क्या कहते हैं, उसी गुणसूत्रों से उसी में 100 प्रांगण करा देना। तो अब इन्होंने जब कराया तो अब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ बेटा, अब यहाँ पर आपका आएगा द्वितीय लक्षण। क्या आएगा, द्वितीय लक्षण। तो अब आप बताओ, ये भी क्या है, लंबा है, और ये भी क्या है, लंबा है। अब इनको आप क्या करोगे, जब इनको क्रॉस कराओगे बेटा, तो देखो एक मेथड होता है जिसे चेकर बोर्ड मेथड करते हैं। चेकर बोर्ड मेथड क्या होता है, यहां देखना, यही आपको समझना है। चेकर बोर्ड मेथड क्या होता है, ये कैपिटल टी है ना, ये देखो कैपिटल टी है, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी है, ये है। और ठीक जो है ये हो गया, और ये ऊपर लिख देते हैं, ये कैपिटल टी को यहाँ पे, अब ये वाला हम लिख दिया, अब क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या कर देंगे, स्मॉल टी, देख रहे हो। अब इनका जो है क्रॉस कर देंगे, क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, ये इसका हम क्रॉस करते हैं। तो कैपिटल टी से कैपिटल टी में गुणा होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, होगा जी। इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब एक चीज बताओ, इसमें लंबे कितने हो रहे हैं, अरे कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा होगा, क्या होगा, शुद्ध लंबा। एक लंबा ये भी हो गया, इसमें भी कैपिटल टी आया है तो ये भी क्या होगा,
लंबा होगा। इसमें भी कैपिटल टी आया तो ये भी क्या होगा, लंबा होगा। और ये क्या होगा, शुद्ध बौना। क्या होगा, शुद्ध बौना। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया, यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या आया है बेटा, इसका क्या आ गया, कैपिटल टी, और उसके बाद से क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो गया, स्मॉल टी। यानी ये क्या आ गया, लंबा, ये क्या आ गया, लंबा, ये भी क्या आ गया, लंबा, और ये भी क्या आ गया, बौना। ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं कि जो जीनोटाइप कितने हो रहे हैं, जीन प्रारूप कितना है, 1 2 3 4। ये क्या आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया ना, और यहाँ पे आया स्मॉल टी। अब देखो ये कैपिटल टी वाले कितने हैं बेटा, 1 है, और ये कितने हैं, 1 और 1, ये दोनों कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2, और ये कितना स्मॉल टी वाला कितना आया, 1। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। रेशियो निकालना आ गया, जीनोटाइप निकालना कितने हो सकते हैं, नहीं समझ आया। यहां पे जब आपने क्या किया, क्रॉस कराया, किसको, इसी को क्रॉस कराया ना। तो क्रॉस को हमने इस तरह से बना दिया, चार्ट समझ में आ रहा है ना। तो जब चार्ट के आधार पर बना लिया, एक तो कैपिटल टी यहाँ पे ले लिए, स्मॉल टी यहाँ पे ले लिए, इसको क्या कर लिए, ऊपर रख लिए कैपिटल टी को, इसको स्मॉल टी ऊपर रख रहा है। तो आप इसमें देखो जीनोटाइप जो है, जीन प्रारूप कितने आ रहे हैं, तो एक आपका ये आ रहा है जीन प्रारूप, एक जीन प्रारूप क्या हो रहा है, ये आ रहा है, और एक जीन प्रारूप क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और एक जीन प्रारूप क्या आ रहा है, ये आ रहा है। हमने ये चारों लिख दिया जीन प्रारूप को, और यहाँ पर भी आपने जीन प्रारूप को लिख लिया ना। अब इसमें देखो क्या मैं कह रहा हूँ, जो शुद्ध लंबा वाला है वो कितना है, 1 है। ये सिर्फ ये दोनों का मिक्स है, और क्या बना है, लंबा बना है। तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है, तो हमने क्या लिख दिया, 2। और ये शुद्ध बौना कितना आया, 1। तो ये जो है जीनोटाइप की रेशियो देखोगे तो किस हिसाब से होगा, इसके बीच में संबंध लगा दो, 1:2:1 रेशियो हो गया। समझ में आ गया। अब हम इसका फिनोटाइप देखते हैं। क्या देखते हैं, फिनोटाइप। इसका फिनोटाइप बताओ। जब आप इसका फिनोटाइप देखोगे बेटा, तो फिनोटाइप में हम क्या देखते हैं, ध्यान दो इधर। फिनोटाइप यानी फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, लक्षण प्रारूप। तो इसमें कौन कौन से लक्षण आए हैं, लंबा और बौना। क्या कौन सा लक्षण आया है, लंबा और बौना। तो इसमें बताओ लंबा कितना आया है, एक लंबा ये आया है, एक लंबा ये आया है, एक लंबा ये आया है, और तो लंबा कितना आया है, 3, और बौना कितना आया है, 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 1, तो 3 संबंध में 1, बस। फिनोटाइप निकाल लोगे, किसी कोई दिक्कत, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था कि इस चार्ट को क्या कहा था बेटा, इस चार्ट का नाम होता है, लिख लेना, चेकर बोर्ड। क्या इसका है, चेकर बोर्ड कहा जाता है, चेकर बोर्ड। ये कौन सा मेथड होता है, चेकर बोर्ड मेथड। इस मेथड को किसने दिया था बेटा, इस मेथड को किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक थे जो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। यानी ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, पुनेट। क्या नाम था, ब्रिटिश वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक पुनेट ने दिया। तो आपने इसमें जो है, जब आप यहां देखो
कि जो प्रथम पीढ़ी थी, प्रथम पीढ़ी में क्या रहा था, सिर्फ लंबा आ रहा था ना भाई। देखो एक बार आप ध्यान से समझो, एक बार फिर आप ध्यान से समझोगे तो ये बातें आपको ठीक से समझ आएगी। एक का सेंटर क्लास बताया जा रहा है। एक का सेंटर क्लास में ये बताया गया कि जब क्या होता है, एक लक्षण की वंशागति को देखा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे मान लो मेंडल महोदय ने क्या किया कि जो लंबे पौधे थे और जो बौने पौधे थे उनमें उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि क्रॉस कराने पर जो उससे संतति पैदा हो रही है, लंबे और बौने से जो संतति पैदा हो रही है, यानी जो लंबे पादप उन्होंने लिया था तो उससे जो भी उसका संतति पैदा हुआ उसका लक्षण कैसा आया, लंबा आया। क्या आया, लंबा आया। और इसी को क्या कहा गया, फर्स्ट पीढ़ी कहा गया। इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया, अब इतना ही नहीं माने, वो जो मटर के दाने थे ना तो गोल मटर के दाने को लिए और झुड़ीदार वाले को लिए, जो पौधे थे जो झुड़ीदार जिसमें हो रहे थे, और उनमें क्या कर दिया, क्रॉस करा दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण आ रही है, पहले पीढ़ी में जो लक्षण आ रही है वो कैसे आ रही है, गोली आ रही है। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, कहा कि रुको रुको इसको देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि जो लक्षण आ रहे थे, अब कहे कि मान लो ये तो लंबा वाला बौना वाला से हमने कराया तो क्या आया है, लंबा आया है। अब ये जो लंबा आया है हम क्यों ना इसी को इसी से क्रॉस करा दें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 100 परागण को अपनाया। क्या किया, जैसे यहाँ पे लिया और ये पौधा क्या हुआ, लंबा आ गया। और उन्होंने क्या कहा कि हमने ये वैसे नहीं मानेंगे। उन्होंने दूसरा मेथड क्या अपनाया कि जो अब इनसे जो इनका बच्चा पैदा हुआ है उसको क्या करते हैं, उसी से क्रॉस करा देते हैं। तो जब इसी से इन्होंने क्रॉस कराया तब उन्होंने क्या देखा, यानी इसी से इन्होंने क्रॉस कराया यहाँ पे। तो क्रॉस कराने के बाद ये यहाँ पे क्रॉस हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे क्या आया है बेटा, यहाँ पे तो क्रॉस कराने पर इनको जो है दोनों लक्षण दिखाई दे रही है। यानी आप देख रहे हो कि ये लंबा वाला आ रहा है ना, और साथ ही साथ क्या आ रहा है, बौना भी आ रहा है। यानी द्वितीय जो था, दूसरे जो है F2 पीढ़ी में जो है लक्षण कैसा मिला उनको, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी ये लक्षण उन्हें क्या हुआ था, देखने को मिला। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। अब लिख लो हेडिंग, एक संकर क्रॉस का निष्कर्ष। देखो अब हम लोगों को देखना है, हमने देख लिया एक संकर क्रॉस क्या है। अब एक संकर क्रॉस के निष्कर्ष, यानी जो मेंडल महोदय ने एक संकर क्रॉस कराया था, तो एक संकर क्रॉस का निष्कर्ष परिणाम क्या दिया था। एक संकर क्रॉस के परिणामों के आधार पर, जो एक संकर क्रॉस के जो परिणाम आए थे उसके आधार पर मेंडल ने 3 निष्कर्ष दिए थे। क्या किए थे, 3 निष्कर्ष दिए थे, जिन्हें बाद में परिवर्तित किया गया और उसे जो है वंशागति के 2 नियमों के रूप में दर्शाया गया। आप लोगों को मैं शुरू में ही बताया था कि मेंडल महोदय ने कोई नियम नहीं दिया था, मेंडल महोदय ने क्या दिया था, निष्कर्ष दिया था। तो जो मेंडल महोदय ने जब ये एकल संकर क्रॉस कराया तो इसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट आया, उसके आधार पर मेंडल ने क्या कहा कि उन्होंने 3 निष्कर्ष दिए। यानी इसके जो क्या रिजल्ट आया था ना, अभी आपने रिजल्ट देखा था कि नहीं देखा था, प्रथम पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी में देखा था ना, तो उससे जो उन्होंने क्या किया, जो रिजल्ट आया था उसके आधार पर मेंडल ने क्या दिए थे, 3 निष्कर्ष दिए थे। क्या दिए थे, 3 निष्कर्ष। अब इन्हीं 3 निष्कर्षों को जो है बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। इसी निष्कर्ष को उन्होंने क्या किया, परिवर्तित किया, और परिवर्तित करके जो है इसका नाम क्या रख दिया,
वंशागति के नियम। क्या है? वंशागति के नियम, यानी परिवर्तित करके उससे 2 नियम में क्या कर दिया था उन्होंने? 3 दिया था। निष्कर्ष कितने दिए थे? 3। और उन तीनों निष्कर्ष को उन्होंने क्या बना दिया? वंशागति के 2 नियम के रूप में। वंशागति के 2 नियम। ध्यान से एक बार सुनो, फिर एक बार सुनो। कई लोगों के ऊपर से निकल रहा होगा। मैंने क्या बताया बेटा? मेंडल महोदय ने क्या किया? जब एक संकर क्रॉस कराया और एक संकर क्रॉस कराने के बाद जो उसके परिणाम आए बेटा, जो उस क्रॉस के क्या निकले थे? परिणाम निकले थे, जो रिजल्ट आए थे, उसी रिजल्ट के आधार पे उन्होंने 3 क्या दिया था? निष्कर्ष दिया था। क्या दिया था? इन्होंने निष्कर्ष कितना दिया था? 3। परिणाम के आधार पर, जो रिजल्ट आया था उसके आधार पर। और उसी निष्कर्ष को जो है परिवर्तित कर दिया गया। बाद में उसको क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। और उसका क्या नाम रखा गया? वंशागति के 2 नियम। यानी उनके 3 जो है निष्कर्ष को वंशागति के 2 नियम में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है ना? अब वो 3 नियम क्या थे? वो 3 जो है निष्कर्ष क्या थे? पहले हम निष्कर्ष देखते हैं और फिर उन तीनों निष्कर्षों को जो है किस नियम के नाम से दिया गया। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं। पहला जो उनका निष्कर्ष था बेटा, यानी इनका पहला जो निष्कर्ष था, यहां देखो, जो मेंडल महोदय का पहला निष्कर्ष था, निष्कर्ष, इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया था बेटा? पहला निष्कर्ष इन्होंने दिया था कारक जोड़े का निष्कर्ष। क्या दिया था? कारक जोड़े का निष्कर्ष। कारक जोड़े का निष्कर्ष। दूसरा क्या था? इनका दूसरा जो निष्कर्ष था बेटा, और तीसरा उनका जो निष्कर्ष था, तीसरा निष्कर्ष देखते हैं। ये क्या थे बेटा? ये मेंडल महोदय के 3 निष्कर्ष थे। पहला निष्कर्ष था कारक जोड़े का निष्कर्ष। दूसरा क्या था निष्कर्ष? प्रभावता का निष्कर्ष। और तीसरा था पृथक्करण का निष्कर्ष। जो इनके पहले और दूसरे निष्कर्ष थे, जो ये पहला और ये दूसरा निष्कर्ष था बेटा, ये पहला और दूसरा निष्कर्ष जो इनका था, देख रहे हो ना? ये पहले और दूसरे निष्कर्ष को क्या किया गया था? इसको जो है एक नियम बनाया गया। पहले और दूसरे को परिवर्तित किया गया और इससे परिवर्तित करके एक नियम बना दिया। क्या बना दिया गया? एक नियम बना दिया गया। इससे बदल के क्या किया गया? एक नियम बनाया गया, जिस नियम का नाम था प्रभाविता का नियम। क्या नाम था? प्रभाविता का नियम। इसका अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो लिख लेना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस।
क्या समझे आप लोग? मेंडल महोदय ने क्या किया? 3 निष्कर्ष दिया। वह निष्कर्ष किसके आधार पर दिया था? जो एक संकर क्रॉस कराए थे और उसका जो रिजल्ट आया था उसके आधार पर उन्होंने इन 3 निष्कर्षों को दिया था, जिसमें पहले और दूसरे यानी कारक के जुड़े का निष्कर्ष और प्रभावता के निष्कर्ष को उससे क्या बना दिया गया? वंशागति का प्रथम नियम बनाया गया। यानी वंशागति का जो है, वंशागति के 2 नियम बनाए गए। तो जो वंशागति का पहला नियम बनाया गया जिसे क्या कहा गया? प्रभावता का नियम। ठीक है ना? अब दूसरा क्या था बेटा? पृथक्करण का निष्कर्ष। दूसरा क्या था? पृथक्करण का निष्कर्ष। यही था ना? ये दूसरा था पृथक्करण का निष्कर्ष। देख रहे हो? इसको क्या किया गया? इसको जो है परिवर्तित करके, इस निष्कर्ष को परिवर्तित करके इसका जो है वंशागति का किस नियम, क्या नियम रखा गया? पृथक्करण का नियम रखा गया। क्या नाम रखा गया? पृथक्करण का नियम। इस पृथक्करण के नियम को किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया। कार्ल कोरेंस ने दिया। लेकिन जो ये प्रभावता का नियम था इसको जो है कार्ल कोरेंस ने नहीं दिया था, क्योंकि इसके जो है एक सीधे अपवाद होता है, नहीं अपूर्ण प्रभावता का नियम होता है। क्या होता है? इसका जो है एक अपवाद, किसका? प्रभावता के नियम का एक अपवाद क्या होता है? ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। कौन सा होता है? इसके अपवाद किसको कहा जाता है? अपूर्ण प्रभावता के नियम। किसे कहा जाता है? अपूर्ण प्रभावता का नियम। अब देखो, मैंने क्या बताया कि पृथक्करण का निष्कर्ष जो है इसको किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने। लेकिन प्रभावता के नियम को कार्ल कोरेंस ने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? तो इसका ठीक अपवाद क्या होता है? अपूर्ण प्रभावता का नियम। और अपूर्ण प्रभावता के नियम को किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने। तो ये जो है प्रभावता का नियम जो है इन्होंने नहीं दिया था। अपूर्ण प्रभावता के नियम को किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था। और पृथक्करण के नियम को किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने। इसको और इसको किसने दिया था? कार्ल कोरेंस ने दिया था। अब थोड़ा सा प्रभावता का नियम को आपने अंग्रेजी लिखा है ना, इसका पृथक्करण का लिखना चाहते हो तो लिख लेना। सबसे पहले जो है प्रभावता के नियम हम कैसे जानेंगे? प्रभावता के नियम क्या है? तो भाई जो इन्होंने निष्कर्ष दिया था, 2 निष्कर्ष दिया था। कौन? मेंडल साहब ने। कौन कौन से? कारक जोड़े का निष्कर्ष और प्रभावता का निष्कर्ष। और इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बाद में नाम दिया गया? प्रभावता के नियम। तो हम निश्चित रूप से एक एक निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो हमें प्रभावता के नियम और पृथक्करण का नियम समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो है अब क्या करेंगे? निष्कर्षों को, इनकी जो 3 निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पहला निष्कर्ष जो है कारक जोड़े का निष्कर्ष था। यही था कारक जोड़े का निष्कर्ष, यानी यूनिट फैक्टर्स के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। मेंडल साहब क्या कहते थे? मेंडल साहब का मानना था, मेंडल साहब कहते थे कि प्रत्येक लक्षण का जो है, जितने भी लक्षण होते हैं उसका नियंत्रण जो है इकाई, यानी इकाई कारक द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है? इकाई कारक द्वारा होता है। क्या बताया गया कि मेंडल के अनुसार था कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कारक इकाई के द्वारा होता है। यानी जितने भी लक्षण है बेटा, जितने भी लक्षण है, जो भी लक्षण आते हैं, इन लक्षणों को जो है नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रित कौन करता है? तो कारक जो इकाई होता है, इकाई कारक करता है। कौन करता है? इकाई कारक। ये किसका मानना था? मेंडल। ये मेंडल महोदय यही कहा करते थे। वह कारक जो होते हैं वह कैसे होते हैं बेटा? हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। मेंडल ने कहा कि जितने भी प्रत्येक जो लक्षण आते हैं उस लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? इकाई कारक करता है। और ये जो है कारक जो होते हैं, ये कारक किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। कारक किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। यही लिख लेते हैं, कारक हमेशा किसमें रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। कि किसका मानना था? मेंडल। फिर एक बार ध्यान सुन लो, हम फर्स्ट निष्कर्ष को देख रहे हैं कि मेंडल साहब का निष्कर्ष था। तो मेंडल साहब का के अनुसार जो है प्रत्येक लक्षण जो होते हैं, जो भी लक्षण आते हैं, जो जीव जंतु में जो लक्षण आते हैं वो कैसे आते हैं बेटा? उन लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो इकाई कारक करता है। और ये जो इकाई कारक जो होता है बेटा, वो हमेशा किसमें होता है? जोड़े में होता है। अब ये इकाई कारक कौन होते हैं? तो ये इकाई कारक कैसे होते हैं बेटा? जैसे एग्जाम्पल तौर पर मान लो कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल। ये क्या है? कारक है। इसी को उन्होंने क्या कहा था? कारक कहा था। और ये हमेशा क्या होते हैं? किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। अब ये कारक कैसे हो सकते हैं? अगर इन कारकों की बात करें तो ये कारक कैसे हो सकते हैं? कैपिटल टी ऐसे भी हो सकता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी और क्या? स्मॉल टी हो सकते हैं। यही लक्षणें आती हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यही लक्षणें आती हैं। या तो लंबा होगा, शुद्ध लंबा होगा, या सिर्फ लंबा होगा, या तो क्या होगा? बौना होगा। ये क्या है? लक्षण है। और इन लक्षणों को नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा है? कारक कर रहा है। कौन कर रहा है? इकाई कारक कर रहा है। यही आप लोगों को बताया गया। अब ये कारक क्या होते हैं बेटा? तो एक वैज्ञानिक ने इस कारक का नाम क्या दिया था? जीन। वो कारक कौन थे? जीन थे। तो यही जीन है जी। ये क्या है? ये जो कारक है ये क्या है? जीन है। और ये जीन हमेशा किसमें रहते हैं? जोड़े में रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन इन्होंने तो ये बात कह दिया, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी आ गए। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था? इनके अनुसार जो था कि सिर्फ जोड़े में आते हैं जीन, वो जोड़े में रहते हैं। लेकिन इसका अपवाद भी बाद में देखने को मिला। वह अपवाद कौन थे बेटा? यानी इस निष्कर्ष के, ये जो निष्कर्ष इन्होंने बताया, इस निष्कर्ष के भी क्या है? अपवाद देखने को मिला। किसका? इसका। इस निष्कर्ष का क्या निकला? ये जो निष्कर्ष था, इस निष्कर्ष का क्या देखने को मिला? अपवाद। बात नहीं समझ में आ रही था, आपको नहीं समझ में आ रही थी, पर फिर दोबारा सुन लो कि जो मेंडल महोदय ने क्या निष्कर्ष निकाला था। उनका पहला निष्कर्ष क्या था? कारक जो होते हैं वो किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। ये था, कारक जोड़े में होते हैं। तो
तो कारक जोड़क कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा था कि F1 पीढ़ी ने, यानी जब उन्होंने क्या किया था, कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस किससे करा दिया था, यानी लंबे पौधे को बौने पौधे से कराया था। तो क्रॉस कराने पर जो कारक प्राप्त हुआ था वो क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जोड़े में था कि नहीं था? और इसको नियंत्रित कौन कर रहा था? एक कारक था जो इनके, वो कारक होता है जीन, जो इनको क्या कर रहा है, नियंत्रित करने का कार्य कर रहा है। फिर ये तो प्रथम पीढ़ी में आया था, किसमें आया था, F1 में आया था। फिर F1 वाले को उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, इसने देखा कि ये तो सब लंबा ही गुण आया है, उसका लक्षण क्या आया है, लंबा बौने, और लंबे को उन्होंने क्रॉस कराया और लक्षण क्या आया, लंबे का। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे काम मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, इसी को क्या करा दिया, 100 प्राइमर करा दिया। तो 100 प्राइमर का आया, तो F1 पीढ़ी में क्या आया था, अभी आप लोगों को मैंने बताया। F2 पीढ़ी में क्या आया था, कैपिटल टी, और उसके बाद क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर क्या आता है, स्मॉल टी। एक ये और ये देख रहे हो, सब किसमें आए थे, जोड़े में आए थे। ये किसका मानना था, मेंडल साहब का मानना था कि जितने भी कारक हैं वो किसमें आते हैं, जोड़े में आते हैं। ये सब क्या है, कारक है, एक प्रकार के क्या है, जीन है। और ये इनको कारक ही इनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। इनके लक्षणों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, यही कारक करते हैं। जो इनमें लक्षणें आती हैं उन लक्षणों को नियंत्रित करने के काम कौन करते हैं, यही कारक करते हैं। जैसे देखो, ये शुद्ध लंबा होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, और ये क्या होगा, बौना होगा। और इसमें क्या रहे थे, ये सिर्फ लंबा रहा था ना, तो ये क्या था, लंबा क्या था, उनका लक्षण था। और ये क्या है, कारक, और यही कारक उनके क्या लक्षण को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, इनके निष्कर्ष क्या, एक अपवाद आ गया, कुछ अपवाद भी आए। अरे अपवाद का मतलब क्या, जो हमने कहा उसके विपरीत रिजल्ट आए, वो क्या है, अपवाद। मैंने कहा कि ये एकदम बिल्कुल सही है और बाद में उसके विपरीत कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो वह क्या माना जाएगा, अपवाद माना जाएगा। तो वह अपवाद क्या थे बेटा, हम उन अपवादों को देखेंगे। जैसे मान लो त्वचा का रंग है, मान लो त्वचा का रंग है, त्वचा का रंग जो होता है, ये हम किसी की त्वचा का रंग है, त्वचा का रंग। और त्वचा का रंग का जो है, जो कारक है, जो जीन है, वो क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इस पे कितने जोड़ी जीन है बेटा, 3 जोड़ी। इसमें जो है, जो जीन की संख्या है वह कितनी जोड़ी है, 3 जोड़ी। और इन्होंने क्या कहा था, इकाई कारक द्वारा कहा था। इन्होंने क्या कहा था कि इकाई कारक के द्वारा क्या होते हैं, इकाई कारक द्वारा होता है। जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, इकाई कारक, यानी एक कारक के द्वारा, यानी एक जोड़ी कारक के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। लेकिन यहां पर कितने जोड़ी द्वारा नियंत्रित हो रहा है, यहां पर त्वचा का रंग क्या है, एक लक्षण है, इसको, इस लक्षण को नियंत्रित करने के काम कितने जोड़ी जीन कर रहे हैं, यानी इकाई कितने हो गए, 3। तो ये बताओ, ये इसका अपवाद हुआ कि नहीं, अपवाद हुआ ना। तो इसको जो है यहाँ पे 3 जोड़ी क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ी जो है, जो जीन है, क्या है, जीन, ये किसका लक्षण को नियंत्रित करता है।
समझ में आया? यहां सब में जो एग्जांपल दिया गया था, ये देखो लंबा जो है एक जोड़ी, ये भी लंबा है ये एक जोड़ी, ये भी क्या है बहुना एक जोड़ी, यानी ये एकल थे, ये क्या थे एकल इकाई थे। और यहां पे क्या आ गया, ये 3 जोड़ी आ गया। एक ही चीज को, एक ही लक्षण को कितने कारक नियंत्रित कर रहे हैं? 3 कारक। अरे त्वचा का रंग एक ही लक्षण है ना, और एक ही लक्षण कितने का रहते हैं? ये इसका क्या निकल गया? अपवाद। तो त्वचा का रंग ये इसका क्या बना? अपवाद है। ये जो आप लक्षण देखे हो ना, ये जो लक्षण आया है, जो इस लक्षण को नियंत्रित कर रहा है, इसको पता है क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? जो इस प्रकार के क्या रहे हैं, जो 3 जोड़ी यानी 2 या 1 से अधिक जोड़ी क्या आते हैं? जीन आते हैं, उसको कहा जाता है बहुजीनी वंशागति। क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशागति। बताया जा रहा है कि जो मेंडल महोदय ने क्या किया था, जो एक जोड़ी कारक का निष्कर्ष दिया था, उसका क्या आ गया? अपवाद भी देखने को मिला। जैसे त्वचा का रंग, ये क्या था? बहुजीनी। क्या था? इसमें बहुत सारे जीन थे, तो ये इसलिए बहुत सारे जीन होने के कारण क्या था? ये एक जोड़े यानी जोड़े का निष्कर्ष था, उसका ये क्या माना जाएगा? अपवाद माना जाएगा। जब जो है एक जीन के 2 से ज्यादा स्वरूप हो, जब एक जीन के 2 से ज्यादा स्वरूप हो और एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुयुग्मक विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? बताया जा रहा है, इसको नोट करो। एक जीन के 2 से ज्यादा स्वरूप जब एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुयुग्मक विकल्पी कहते हैं। जैसे हमारा रक्त समूह ABO ब्लड ग्रुप, इनको जो है ABO जो हमारे शरीर का ब्लड ग्रुप होता है बेटा, ABO जो ब्लड ग्रुप होता है, इन सबको, इन सारे ग्रुपों को क्या करता है? एक ही जीन, कौन? एक ही जीन क्या करता है? जीन नियंत्रित करता है। एक ही जीन क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी वो जीन होता है आई। वो कौन जीन होता है? आई जीन होता है। अब ये आई जीन जो है, इसके स्वरूप अलग अलग हो जाते हैं। इस आई जीन का स्वरूप क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जैसे IA, IB, ठीक ना, और I0 क्या हो जाता है? I0। या IO कर लो। ठीक है, तो ये पहला, ये भी क्या है? ये भी नियम क्या है? इसके अपवाद। समझ गए? जो मेंडल साहब ने निष्कर्ष दिया था, उस निष्कर्ष का ये हमने क्या कर दिया? एक एग्जाम्पल आपको ये बता दिया, एक एग्जाम्पल ये था, और एक एग्जाम्पल क्या है? ये है। एक एग्जाम्पल ये है। 2 एग्जाम्पल, और दोनों एग्जाम्पल क्या है? इसके अपवाद है। दूसरा लिखो, प्रभावता का निष्कर्ष। अब दूसरा निष्कर्ष क्या था उनका? प्रभावता का निष्कर्ष था ना, तो हम देखेंगे प्रभावता का निष्कर्ष क्या है। इसको पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूं।
मेंडल ने कहा यदि विषम युग्मजी परिस्थिति में असमान कारक जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, वे प्रभावकारी होता है और जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है, वे अप्रभावकारी होता है। जैसे देखते हैं बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान देना, कैपिटल टी स्मॉल टी आपने देखा था, अभी मैंने इसको बनाया था। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम दो विषम युग्मजी का क्या कर देते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या कर देते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो कैपिटल टी होता है वो क्या होता है, प्रभावकारी होता है, और स्मॉल टी क्या होता है, अप्रभावकारी होता है। क्यों अप्रभावकारी होता है, अभी बता रहा हूं, यहाँ देखो। अब आप इसका कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, यानी आपको यहाँ पे क्या निकल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और आप यही देखे थे कि ये क्या करते जा रहे थे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी को पुनः जो है इन्होंने क्या किया था, जो इसमें ये क्या था, लंबा था। अब ये जो पौधा बना ये क्या बना, लंबा बना। अब यहां पर चूंकि इधर देखो, यहां पर एक चीज ध्यान दो कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में ये कैपिटल टी वाला जो लंबा था ये क्या था, लंबा था, और ये क्या था, बौना था। लेकिन दोनों के जीन तो इसमें आ रहे हैं, कैपिटल टी भी आ रहा है, स्मॉल टी भी आ रहा है। तो भाई कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ रहा है, हम यहां लिख रहे हैं कि क्या ये लंबा हुआ, क्यों नहीं बौना हुआ। ये तो सीधी सी बात है, जो कैपिटल टी होता है वह क्या करता है, प्रभावकारी होता है। क्या करता है, प्रभावकारी होता है। और प्रभावकारी क्यों होता है कि वह क्या करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त से मतलब है वह उत्पाद बनाता है। क्या करता है, उत्पाद बनाता है। जबकि जो स्मॉल टी है वह अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अपने लक्षणों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, और उससे उत्पाद नहीं बनता है। इसीलिए क्या होता है, अप्रभावकारी होता है। बस समझ में आ गई। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे देख रहे थे कि जब ये बन रहा था तो लंबे पौधों की संख्या क्या हो रही थी, ज्यादा आ रही थी, और बोने का क्या आया, बहुत कम आ रहा था, क्योंकि वह अपने प्रभाव को क्या कर रहा था, अभिव्यक्त कर रहा था, अपने उत्पाद को बना रहा था, और ये अपने उत्पाद को नहीं बना रहा था। तो यही तो इन्होंने नियम दिया था कि दूसरा अप्रभाविता का नियम क्या था कि जो विषम युग्मजी हैं, विषम युग्मजी क्या मतलब, एक बौना है और एक क्या है, एक लंबा है और एक बौना है, विषम युग्मजी हो गए ना। तो इस परिस्थितियों में जो है, जो अपने अभिव्यक्ति को क्या करता है, जो अपना अभिव्यक्त जो है, जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है वह प्रभावकारी होता है, और जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वह क्या होता है, अप्रभावकारी होता है। यानी ये प्रभावकारी लक्षण उत्पन्न करेगा और ये प्रभावकारी लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, अप्रभावकारी होगा। लेकिन इसका अपवाद, इसका अपवाद भी आ गया। अब इसका अपवाद क्या आया, इन्होंने जो ये नियम बताया कि जो अपने लक्षण को क्या करेगा, अभिव्यक्त करेगा, जो अपने उत्पाद को बनाएगा वो प्रभावकारी
लाभकारी होगा, जो नहीं बनाएगा वो क्या होगा। लेकिन इसके अपवाद भी मिले। वह अपवाद क्या थे, तो हम अपवाद देखेंगे। तो प्रभाविता के नियम का अपवाद क्या होगा, प्रभाविता। देखो इसके अपवाद क्या है बेटा, इसके अपवाद दो हैं, एक है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा है सहप्रभाविता। इसके जो है कितने अपवाद हैं, दो। एक है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा क्या है, दूसरा क्या बताया गया, सहप्रभाविता। क्या बताया गया, सहप्रभाविता। ठीक है, अब हम एक एक को समझते हैं। पहले हम अपूर्ण प्रभाविता को समझते हैं। किसको समझते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। पहले देखो अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया था, तो कार्ल लोरेंत्ज ने किया था। किसने किया था, यानी अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया था, और ये किस पे किया था, तो एक पौधा था बेटा जिसका नाम था फोरोक्लाक प्लांट या मेराब्लास्ट जलापा। फोरोक्लाक प्लांट, पहले यही लिख लो, मेराब्लास्ट जलापा। जलापा, या इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फोरोक्लाक प्लांट। देखो बताया जा रहा है अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने किया था, कार्ल लोरेंत्ज ने किया था। और एक पौधा है जिसका नाम क्या है, मेराब्लास्ट जलापा, उसी पर इसका इन्होंने क्या किया था, खोज किया था। इन्होंने क्या किया, इसको, इसका हिंदी नाम होता है गुलेबास। क्या नाम होता है, गुलेबास। देखो जैसे उन्होंने क्या किया, एक लाल पुष्प वाले पौधे को लिया और एक क्या किया था, सफेद पुष्प वाले पौधे को लिया था। जैसे इन्होंने क्या किया था कि एक सफेद एक लाल पुष्प था, क्या था, लाल पुष्प, जैसे कैपिटल आर लिख लो अगर लाल है तो, ठीक है। और ये क्या किया था, सफेद पुष्प, सफेद पुष्प वाले, यानी स्मॉल और स्मॉल। और इन यानी उन्होंने क्या किया कि एक जो था लाल पुष्प वाले पौधे के लिए और दूसरा किसको लिए, सफेद पुष्प वाले पौधे के लिए, और इन दोनों के बीच क्या करा दिए, क्रॉस करा दिए। तो ये क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही होगा जी। बहुत बताओ क्या आएगा, ये F1 पीढ़ी में आएगा। किसमें आएगा, फर्स्ट पीढ़ी में क्या आएगा, F1 पीढ़ी में क्या आएगा, ये। और इसका रंग कैसा होगा, अगर लाल है और ये भी क्या हो जाएगा, लाल है, क्या आया, लेकिन ये लाल नहीं आया था, बल्कि
इसका जो प्रभाव था ना बेटा, ये जो प्रभाव जो इसका था, ये प्रभाव कम आ गया था, और कम प्रभाव आने के कारण ये जानते हो क्या हो गया था, ये लाल के बजाय किस रंग का हो गया था, गुलाबी हो गया। क्या हो गया था, गुलाबी। अब क्योंकि हमारे दिमाग में ये चलता है कि जब हम क्या करते हैं, लाल रंग में, लाल वाले में सफेद मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो हमारे दिमाग में जाता है कि मिक्सिंग से हुआ है। किससे हुआ है, मिक्सिंग से हुआ है। लेकिन मिक्सिंग से नहीं हुआ है। मिक्सिंग से इसलिए नहीं हुआ है कि आप बताओ कि जो ये कैपिटल आर है, ये क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। क्या होता है, प्रभावी होता है। और जो स्मॉल वाला होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो अप्रभावी होता है। अब आप एक बात बताओ, यहां पे देख रहे हो, यहां पर एक कैपिटल आर आया है, तो ये क्या है, प्रभावी है, और ये क्या है, अप्रभावी है। तो जो अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अभिव्यक्त होते हैं, वह अभिव्यक्त नहीं होते हैं, यानी वह अपने आप को अभिव्यक्त कर ही नहीं पाते हैं। तो ये अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा तो प्रभाव से क्यों नहीं दिखाएगा। लेकिन इसने भी क्या किया, जो इसका अभिव्यक्त था वह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हुआ, पूर्ण रूप से अपने प्रभाव को नहीं छोड़ पाया, यानी कुछ ही प्रभाव को दिया, जिसके वजह से इसका कलर कैसा हो गया, गुलाबी। और इसीलिए इसको क्या कहता है, अपूर्ण प्रभावता है। यानी पूर्ण प्रभाव जो न दे, आधा प्रभाव दे, आधा प्रभाव न दे, तो वही क्या है, अपूर्ण प्रभावता है। समझ में आया। तो ये एक इसका क्या हो गया, यानी ये एक क्या हुआ कि जो प्रभावित नियम थे उसका एक अपवाद ये हो गया कि लाल पुष्प वाले पौधे और किसको, सफेद पुष्प वाले पौधों को जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या हुआ कि उससे किस कलर के पुष्प का पौधा वो बना, गुलाबी। और गुलाबी बनने का मुख्य कारण क्या था कि जो प्रभावी लक्षण था वह भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाया, आधा ही प्रभाव, कम ही प्रभाव को क्या किया, दिया। जबकि अगर मेंडल के नियम के अनुसार देखा जाए तो मेंडल के नियम के अनुसार यहाँ पे किस कलर का पौधा होना चाहिए था, क्योंकि उनके अनुसार ये क्या होना चाहिए था, लाल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो लाल हुआ नहीं, यह क्या हो गया, गुलाबी। अगर हम मेंडल का नियम देखें तो उसके हिसाब से पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, अप्रभाविता का नियम हो गया। अब दूसरा जो है सहप्रभाविता है। सहप्रभाविता को देखते हैं। जैसे जब दो जीन, यानी दो जीन कौन, जो समयुग्म जीन है, क्या है, यानी एकदम समान जीन वाले हैं, समयुग्म जीन है, समान वाले हैं। अगर वह दो जीन आपस में मिलते हैं और मिलकर वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, सहप्रभाविता करते हैं। अब जैसे ध्यान दो, यहाँ पर समझो, उसके बाद भी तो इसको पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लो एक सफेद कुत्ता है, क्या है, सफेद कुत्ता, यानी ये हम दूसरे वाले के यहाँ देख रहे हैं, एक सफेद कुत्ता है, जिसमें जीन क्या है, R1 है, ठीक है ना। एक ये है, ये क्या है, एक जो कुत्ता है वह किस कलर का है बेटा, तो वह है काले रंग का, यानी काले रंग का कुत्ता है। जिसमें क्या पाया रहा है, R2। लेकिन जब ये दोनों मिल रहे हैं, जब इन दोनों को क्रॉस कराया जा रहा है, तो क्रॉस कराने पर यहाँ पर
जो जीन प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, अरे यहाँ से R1 निकलेगा और यहाँ से क्या होगा R2, तो ये क्या बना लेगा R1 और R2, और इससे जो है चितकबरे कुत्ते का क्या हो जाएगा जन्म। ठीक है, यानी समान जीन होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए और ये एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए। तो इसे सह माने जुड़ना, अरे को दिया है ना, को माने क्या जुड़ना, तो ये क्या हो गया आपस में जुड़कर और क्या बना लिए, ना सफेद कुत्ता ही बना ना काला कुत्ता, क्या बन गया चितकबरा। तो इसे ही क्या कहता है सफलता। तो ये भी इसका एक क्या है अपवाद का कारण है। ठीक है, और एक लास्ट निष्कर्ष है, निष्कर्ष पढ़ा के हम बंद कर देंगे। एक निष्कर्ष बस देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं, अब मुश्किल से 5 से 7 मिनट। निष्कर्ष तीसरा था, जिसे पृथक्करण का नियम भी जानते हैं। मेंडल का जो तीसरा निष्कर्ष था उसे किस नाम से जानते हैं, पृथक्करण का नियम। सबसे पहले पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम। देखो बेटा, सबसे पहले एक चीज जान जाओ, जैसे दो अभी आप लोगों ने निष्कर्ष देखा उनका, उन दोनों का क्या था अपवाद था, लेकिन इसका कोई अपवाद नहीं होता है। जो तीसरा जो है ना, इसका कोई अपवाद नहीं होता है, ये सार्वभौमिक रूप से क्या होता है लागू होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें नंबर 1 लिख लो आप लोग, कारक कभी मिश्रित नहीं होता है। इसका जो कारक है वह कभी मिश्रित नहीं होता है। नंबर 1 इसका कारक ठीक है। दूसरा लिख लो, युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक यदि इच्छिक का मतलब होता है यदि इच्छिक बोले हैं, यदि इच्छिक यानी लिखो नंबर 2 आप यहां लिखो, युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक यदि का मतलब होता है अपने इच्छा से, क्या होता है अपने इच्छा से रूप से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, जिससे एक युग्मक यानी दो में से केवल एक ही जाते हैं, दो में से केवल एक ही जाते हैं, इसलिए युग्मक हमेशा शुद्ध होता है।
ठीक है, अब ध्यान दो इसमें क्या बताया गया। यदि मान लो कि किसी जीवधारी में दो असमान कारक उपस्थित हैं, दो असमान कारक उपस्थित हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि पहले ये बताया गया कि इसका कारक कभी मिश्रित नहीं होता है, ये कभी एक में मिलता नहीं है। ये जानते हैं कि एक प्रभावकारी है और एक क्या है, अप्रभावकारी। तो जो कौन सा बचेगा, सिर्फ प्रभावकारी बचता है और इसका अपना प्रभाव खो देता है, तो सिर्फ इसी का प्रभाव क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, अब दूसरा क्या करे, युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक यादृच्छिक रूप से पृथक हो जाते हैं। जैसे ये दोनों कारक है ना, ये मान लेते हैं इसका जो है ये एक गुणसूत्र फर्स्ट है और ये गुणसूत्र क्या है, ये भी फर्स्ट है, दोनों गुणसूत्र फर्स्ट है। तो जब क्या होता है कि जब यहाँ कह रहा है कि युग्मक निर्माण, जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये दोनों अपने इच्छा से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और स्मॉल टी भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यही कारण है, ये अपने इच्छा से इनको अलग होने के कारण ये क्या होता है कि इनमें कभी भी ये इनमें हमेशा शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है। तो ये तीन नियम थे और इन तीनों नियमों को हमने क्या कर दिया, पढ़ा दिया। 2-3 क्वेश्चन है, उसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे कहोगे तो कल पढ़ा दें। देखो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक अशुद्ध लंबे मटर के पादप का, यानी एक अशुद्ध लंबे मटर के पादप का क्रॉस जो है बौने से, यानी लंबे वाले को किससे करा दिया जा रहा है, बौने वाले से, यानी ये भी शुद्ध है वो भी शुद्ध है, तो पादप से कराया गया। इस क्रॉस से जो है ना, जब उनको क्रॉस कराया गया तो उनसे 200 नए पौधों का क्या हुआ, जन्म हुआ। उनमें क्रमशः कितने शुद्ध लंबे तथा बौने पादप होंगे। अब जो है जो उसमें 200 संतति पैदा हुए हैं, तो आपको बताना है कि कितने उसमें लंबे होंगे और कितने उसमें बौने होंगे। कौन बताएगा, यहां ध्यान बेटा। आपने क्या देखा, क्या है, एक अशुद्ध लंबे मटर। अशुद्ध लंबे मटर का क्या होता है जी, कैपिटल टी, और क्या होता है, स्मॉल। यानी अशुद्ध लंबे मटर पादप का क्रॉस किससे कराया गया, बौने से। और बौना का क्या होता है जी, बौने का होता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें इनको क्रॉस कराया गया तो 200 संततियां बनी। इनसे कितनी संततियां बनी, 200 संततियां बनी। अब आपको बताना है कि इसमें कितने लंबे हैं और कितने बौने हैं। मान लो 0 200 है कि 100 है, या 150 और 50 की संख्या है, या 0 100 की संख्या है। तो अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है यहाँ पे कि लंबे और बौने कितने होंगे। एक एक चीज पहले हम आपको बताते हैं, इसमें ध्यान दो। जैसे मान लो जब आप इसको क्रॉस कराओगे बेटा, क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे, इसमें कितने शुद्ध लंबे, ध्यान देना यहाँ पे, यहां दिया है कितने शुद्ध लंबे। सवाल बड़े कंफ्यूजन किया है। यहां दिया है अशुद्ध लंबे मटर, अशुद्ध को लिया है और किससे कराया है, बौने से। अब कह रहा है कितना शुद्ध लंबे बनेंगे, शुद्ध लंबे। और शुद्ध लंबे का मतलब हो गया कैपिटल टी वाले कितने बनेंगे। अब एक बात बताओ, इसको आप क्रॉस कराओगे तो इसका जो 2 युग्मक बन गया, इसका तो 2 युग्मक हो गया। एक हो गया क्या, कैपिटल टी, और एक क्या हो गया, स्मॉल। और इनका क्या बन जाएगा, ए।
तो ये गुणा इससे होगा ना, तो इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, और फिर ये क्या हो जाएगा स्मॉल टी और क्या स्मॉल टी। तो ये लंबा बन रहा है, ये क्या बन रहा है बौना बन रहा है। दोनों कितने बने, एक एक बने, बराबर बने, लेकिन दोनों बराबर बने। अब 200 बना है तो अब दोनों बराबर बने तो 200 का वाला क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 100। तो कितने कितने बनेंगे 100 बनेंगे, कितने बनेंगे 100 नहीं बनेंगे, 0 से 200 होगा क्योंकि वो नहीं लंबा है। नहीं, अरे ये बौना तो 100 बना, लेकिन शुद्ध वाला क्या बना 0 बना, एक भी नहीं बना। तो संख्या कौन से सही होगी 0 से 100। अरे लंबा तो बना है, लेकिन इसमें लंबा को नहीं पूछा है, वो शुद्ध वाले लंबे को बना पूछा है। तो ये आप नहीं लिखोगे, लेकिन कितना हो जाएगा 100 से 0 से 100, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दें। पैतृक उद्यान मटर पादप का जीन प्रारूप क्या होगा अगर वह 44 लंबे और 15 क्या हो बौने संतति उत्पन्न करता हो। कितना बताया गया, इनमें ये बताया गया जीन प्रारूप पूछ रहा है ना, यानी जीनोटाइप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जीनोटाइप। और जीनोटाइप क्या दिया है 44 और कितना 15 दिया है। और 44-15 का संबंध, ऐसे संबंध का आपको दिखाना है। तो अब इसमें देखो 44 और 15 का कैसे होगा। पहले एक काम करते हैं, इनको जो है एक एक को निकालते हैं। किसको निकालते हैं एक एक को निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं, पहला क्या दिया है कैपिटल टी, ये दिया है ना कैपिटल टी, इनका गुणा किया है, तो हम पहले वाले को निकालते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी गुणे क्या है कैपिटल टी। यहाँ देखो इसका क्या हो गया, एक टी यहाँ हो गया और एक टी यहाँ हो गया, तीन दोनों मिल गए तो क्या बन गया केवल क्या हो गया लंबा वाला, ये बन गया। आप एक बात बताओ, ये सिर्फ क्या बना लंबा बना। दूसरे वाले को देखो, यहां पर तो जीनोटाइप जो है यानी बहुत नहीं आ रहे हैं, एक ही आ ही रहा है, एक लंबा आ रहा है। तो ये तो है ही नहीं, ये तो क्लियर है कि नहीं है। ये 44 है ना, 44 को अगर यहाँ पे दिया है तो 44 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या करो, इसको 45 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जैसे इसको 44 पे हम क्या मान लेते हैं 45 मान लेते हैं। अगर 45 संबंधी 15 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 15 तिया 45 और 3 करे 3 संबंधी एक, इसका तो क्या हो जाएगा जीनोटाइप। अब 3 संबंधी एक जीनोटाइप किसका इसमें आएगा, तो पहले वाला का तो नहीं आ रहा है, पहले वाले का नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को, देखते हैं यहाँ दूसरे वाले को जीनोटाइप निकालते हैं। जब हम दूसरे वाले को जीनोटाइप निकालेंगे तो ये क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी और गुणे क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको यहाँ मैं बना दूं, यहाँ बना दूं क्या, किसी को दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हो वो प्रारूप, यानी यहाँ कैपिटल टी लिख लो, यहाँ नीचे क्या कर लो स्मॉल टी लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो ऐसे कर लो, यहाँ पर क्या कर लो कैपिटल टी और यहाँ पे क्या कर लो स्मॉल टी और गुणा करो और इनका जीनोटाइप निकाल दो। अब यहाँ पे करोगे तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी और ये क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये क्या हो गया इस कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या हो गया स्मॉल टी। अब आपको जीनोटाइप निकालना है बेटा। इसमें देखो ये क्या है, कैसा है लंबा है ना, ये भी क्या है लंबा, ये क्या है लंबा और ये क्या है बौना। ये बताओ लंबा कितना आ रहा है जीनोटाइप, ये तो पूछ रहा है आपका
जीनोटाइप इसमें कितना आ रहा है, लंबा कितना आ रहा है, 1 2 3, ये देखो, और बौना कितना आ रहा है, तो जीनोटाइप कितना निकल गया, 1, 3 संबंध है 1, यही तो आना था, यही दूसरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका निकालो नहीं आएगा, इसको आप जीनोटाइप जैसे निकाले वैसे निकाले देख लेना, ये नहीं आएगा। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी है ना, इधर देखो, इसको करोगे कैपिटल टी और यहाँ पे क्या है, गुणे स्मॉल टी है ना, स्मॉल टी है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक टी और इसका क्या हो जाएगा, एक स्मॉल टी, इन दोनों का हो गया तो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आ रहा है। इसका जीनो लक्षण तो बहुत नहीं आ रहा है, एक ही लक्षण आ रहा है, क्या आ रहा है, लंबा आ रहा है। इसके लक्षण क्या आ रहा है, एक शुद्ध लंबा, फिर लंबा और एक क्या आ रहा है, तो ये भी नहीं है। और इसका भी निकाल के देख लेना, तीसरे वाले का निकाल के इसको भी देखोगे तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, गलत है, केवल एक इसमें क्या होगा, सही होगा। और एक लास्ट सवाल आप लोगों को मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखवाया हूँ, लेकिन आप उस सवाल को मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने किताब में देख लो। सवाल यही था, सवाल आप लोगों को बताया गया था कि उद्यान मटर पादप में एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले पादप का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पादप से किया जाता है। ध्यान देना, इसको क्या है, इसको मिटा देते हैं। सवाल क्या है बेटा, सवाल यही है कि देखो ध्यान से एक बार सवाल को, तीसरे सवाल को देख लेते हैं। उद्यान मटर पादप में एक शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले, यानी शुद्ध बैंगनी पुष्प वाला है, शुद्ध बैंगनी पुष्प है, यही ना, पुष्प वाले का क्रॉस किससे करा दिया गया, सफेद पुष्प वाले से करा दिया गया। किससे करा दिया गया, सफेद पुष्प वाले से करा दिया गया, ठीक है। पीढ़ी में 1000 संततियां उत्पन्न हुई, इससे कितने बच्चे इनके हुए, कितने पौधों का हुआ जन्म, 1000 बच्चों का, यानी 1000 पौधों का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो आपको बताना है, पहला दे रखा है, पहला कह रहा है शुद्ध पुष्पित पादप, शुद्ध पादप कितने होंगे, यानी इनकी संख्या निकालनी है। दूसरा क्या है, दूसरा है अशुद्ध बैंगनी पुष्प, क्या है, अशुद्ध बैंगनी पुष्प, बैंगनी पुष्प कितने होंगे, इनको निकालना है। और तीसरा जो है आपको निकालना है सफेद पुष्प, क्या निकालना है, सफेद पुष्प। इनकी संख्या निकालनी है। देखो बेटा, मान लेते हैं ये पूछ रहा है ना, शुद्ध बैंगनी पुष्प वाले को हमने गुणा कराया है, तो मान लो ये तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ गलती कर दिया, चलो यहाँ बता देते हैं। ये जो बैंगनी पुष्प है, जो शुद्ध वाला है ना, ये क्या है, बैंगनी, कैसा है, शुद्ध है। तो शुद्ध का मतलब क्या, जो कैपिटल में होगा, क्या होगा, पूरा कैपिटल में होगा। तो मान लो पुष्प को, यानी बैंगनी को हम किस नाम से दिखाते हैं, पर्पल से दिखाते हैं ना, तो चलो उसको पी लिख लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि वह क्या है, शुद्ध वाले को कैपिटल पी हो गया। अब सफेद वाला है, एक चीज ध्यान रखना, एक बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने कह दिया कि पर्पल है इसलिए मैंने पी ले लिया है, तब यहाँ पे आप ये मत सोचो कि चलो यहाँ पे सफेद है तो हम व्हाइट ले लेते हैं, डब्ल्यू लिख दें, ऐसा गलती नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल पी शुद्ध के लिए लिया है, तो वहां पे सफेद के लिए क्या लेना होगा, स्मॉल पी ले, क्या लेना होगा, स्मॉल पी, यानी उसी शब्द का लिया जाता। तो यहाँ सफेद वाले को ले लेते हैं, तो सफेद वाला कितना हो गया, सफेद जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल पी, स्मॉल। अब इन दोनों को आपको क्या निकाल के दिखाना है बेटा, कि इसमें जो है किसकी संख्या क्या होगी। ध्यान दो,
जैसे यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल पी और स्मॉल पी, इसमें आप गुणा करोगे तो यही होगा जी, ये कैपिटल पी है तो ये क्या बन जाएगा, एक पी कैपिटल पी आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा स्मॉल पी आ जाएगा, ये एक युग्मक बना। अब आप इसमें क्या करोगे, जो मेंडल साहब क्या कर रहे थे F1 पीढ़ी में ले जाने के लिए 100 प्रांगण करा रहे थे ना, तो 100 प्रांगण में क्या होगा कि कैपिटल पी और स्मॉल पी गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल पी और फिर क्या हो जाएगा स्मॉल पी। अब इसको आप इसके तरह से करा लो, जैसे ये यहाँ पे क्या कर देंगे, अब इसको कराओगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको कराओगे यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कैपिटल पी, यहाँ पे क्या लिख दिया स्मॉल पी, ये दो और यहाँ से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल पी, तो पी से पी में गुणा होगा तो क्या होगा कैपिटल पी और इससे इसमें होगा तो कैपिटल पी और क्या हो जाएगा स्मॉल पी, और फिर इससे इसमें होगा तो कैपिटल पी स्मॉल पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल पी, ठीक ना। अब देखो ये तो शुद्ध बन रहा है, ये क्या बन रहा है शुद्ध क्या बन रहा है, ये शुद्ध जो है पुष्पी दिया है ना, कौन सा पुष्पी बैगनी पुष्प, तो शुद्ध पुष्पी बैगनी कितना बन गया, ये एक ये है, ठीक है ना। और यहाँ देखो ये जो दोनों है ये शुद्ध नहीं है, क्या है अशुद्ध वाले हैं, और ये शुद्ध क्या बना है सफेद बौना बना है, सफेद वाला बना है, ये शुद्ध क्या बन गया सफेद, ये क्या बन गया शुद्ध सफेद। अब एक बात बताओ क्या, यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें जो है शुद्ध वाले की संख्या कितनी है, तो आया ना, इसमें 2 शुद्ध आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कुल कितने हैं जी 4 है, तो ये क्या हो जाएंगे 2/4 और गुणे 1000 बच्चे ये पौधों को जन्म दिया है ना, और गुणे क्या हो जाएगा 1000, तो ये देखो 2 करने 2 और 2 दूना 4, यानी ये हो गया 1/2 और गुणे कितना 1000, कितना हो गया, अब इसके भाग दे दो कितना आ जाएगा 500, तो इसमें कितने बच्चे हुए, इसके कितने ये हुए 500, समझ में आया। इसी तरह से दूसरे वाले को देख लेते हैं, अशुद्ध बैगनी कितना आया है, तो अशुद्ध बैगनी कितना आया बेटा, शुद्ध बैगनी कितने हैं, तो अशुद्ध बैगनी कितने हैं बेटा, इसको मिटा दे, तो अशुद्ध बैगनी को देखते हैं, यहाँ पर देखो अशुद्ध बैगनी कितने हो रहे हैं। अब ये एक अशुद्ध बैगनी है कि नहीं, पी और स्मॉल पी है, तो शुद्ध है क्या अशुद्ध है, अशुद्ध है। ये भी क्या है, इनकी संख्या कितनी है 2, और कुल कितने आए हैं 1 2 3 4, तो क्या लिख देंगे 2/4 और गुणे क्या कर देंगे 1000। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 करने 2 दूना 4, यानी ये बराबर हो गया 1/2 और गुणे क्या 1000। अब 1000 में 2 से भाग दे तो कितने बार कट जाएगा 500 में, तो इसका भी संख्या कितना निकल गया 500। अब तीसरा क्या पूछ रहा है, सफेद पुष्प की संख्या कितनी है, तो सफेद वाला कितना आया है, यही एक आया ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सफेद वाले का, तो सफेद वाला का निकालेंगे, तो इनकी सफेद वाले की संख्या कितनी आई है 1, तो ये क्या हो गया 1/4 गुणे 1000। अब देखो ये कितने बार कट जाएगा 250 चौको 1000 नहीं आ गया, तो 250 चौको 1000, यानी इसकी संख्या कितनी आ गई 250, तीनों का संख्या निकल गया। इस तरह का सवाल देगा, निकाल लोगे, हल कर लोगे, चलो ठीक है। तो आज आप लोग एक बार आप लोग हमसे मैथ भी पढ़ लिए, ठीक है। अब जो है बाकी कल देखा जाएगा। आज यहीं पर एक बार सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जाएं और खूब आराम से, खूब बढ़िया तरह से दीपावली मनाएं, पटाखों से थोड़ा दूरी बना के रखें। थैंक यू सर।